अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, ये मार्च 2022 की बात है। तहरीक अदम एतमाद से चंद रोज़ पहले -1 यानी इमरान खान को पार्टी से निकाल कर पार्टी में से ही किसी और रुकने असम्बली को वज़ीर आज़म लाने की प्लानिंग हो रही थी। वो कौन था जो वज़ीर आज़म इमरान खान के मुतबादिल के तौर पर काबिल कबूल था? क्या कोई ऐसी शख्सियत थी जो पार्टी के बाकी मेंबरान को भी काबिल कबूल होती? तो प्लानिंग करने वालों के आगे इसका जवाब था यस, और वो कोई एक नहीं 3 शख्सियात थी, जिसमें से एक थे असद उमर साहब, इमरान खान के करीबी और वफादार साथी, जो कल भी उनके नज़रिए के साथ खड़े थे और आज भी खड़े हैं। उन्हें वजारत ख़जाना से हटाया गया तो बहुत सी अफवाह साज फैक्ट्रियों ने ये गलत फहमियाँ डालने की कोशिश की कि शायद असद उमर पार्टी को छोड़ देंगे, शायद उनके जो इख्तलाफात हैं खुलकर सामने आ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। असद उमर इमरान खान के साथ गैर मशरूत तौर पर खड़े रहे और आज भी खड़े हैं। उन्हें इमरान खान को निकाल कर यानी -1 करके वज़ीर आज़म बनाने की ऑफर भी हुई। इमरान खान को पार्टी से माइनस करने की बात इसलिए भी तस्दीक शुदा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने बजाते खुद कौमी असम्बली में खड़े होकर इस बात का इंकशाफ किया था। देखिए, इनका मसला ये है कि जल्दी से किसी तरह गवर्नमेंट चली जाए। पहले दिन से जी गवर्नमेंट फेल हो गई। वो यही चाह रहे हैं मेरे से कि किसी तरह इमरान के ऊपर प्रेशर डलवा के, किसी तरह -1 करवा के ये बच जाएंगे। इन्हें नहीं पता कि ये -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई इनको नहीं छोड़ेगा इंशाल्लाह। अब पाकिस्तानी सियासत में नाजरीन -1 की जो टर्म है ये कोई नई नहीं है। पीपल्स पार्टी से लेकर नून लीग और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक, MQM हो, GDA हो या फिर कोई और बड़ी सियासी जमात, सब जमातों में -1 के फॉर्मूले का जिक्र कभी ना कभी ज़रूर हुआ है। मगर तहरीक इंसाफ चूँकि मौरूसी सियासत को अच्छा नहीं जानती है और ना ही इमरान खान की औलाद या ख़ानदान का कोई फ़र्द ऐसा है जो पार्टी को संभाल सके, लिहाजा माइनस इमरान खान PTI की तस्वीर में शायद कुछ भी नहीं बचेगा। इस वक्त एक बार फिर से इमरान खान पर नाअहली के जो बादल हैं वो मंडला रहे हैं, जिस पर अगरचे तो फवाद चौधरी ने ये कह दिया है कि इमरान खान को नाअहल करने की किसी में हिम्मत नहीं है, लेकिन फवाद चौधरी या PTI तो उन्हें वजारत उज़्मा से भी निकलते हुए नहीं देख रही थी, लेकिन वो हो गया जिसका PTI तसव्वुर भी नहीं कर पा रही थी। असद उमर की जमात इस वक्त PDM की वफाकी हुकूमत के खिलाफ मोर्चा ज़न है और अर्ली इंतखाबात को लेकर हुकूमत को 1 महीने का अल्टीमेटम भी दे चुकी है, जबकि 13 अगस्त को इस्लामाबाद में हुकूमत मुखालिफ एक बड़ा इज्तिमा करने का तहरीक इंसाफ ने ऐलान भी कर दिया है, जिसमें वो हुकूमत को घर भेजने के लिए अपने रास्ते इक़दाम और आइंदा की जो उनकी स्ट्रैटेजी होगी नए इंतखाबात को लेकर जो उनके मुतालिबात होंगे वो आवाम के सामने रखेंगे। मगर वफाकी हुकूमत PTI के अल्टीमेटम के बरक्स अपनी मुद्दत पूरी करने की कोशिशों में लगी है और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन का जो ममनुआ फंडिंग केस का फैसला है इसको लेकर FIA को भी एक्टिवेट कर दिया है। तहकीकात के FIA के जरिए तहकीकात होंगी। दूसरी तरफ आम इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ की वतन वापसी को लेकर भी स्ट्रैटेजीज बन रही हैं। लंदन में यहाँ मुलाकातें हो रही हैं और इत्तलात हैं कि पार्लियामेंट में बिल लाकर नवाज शरीफ की नाअहली की सज़ा जो है वो ख़त्म की जा सके। क्या सबको लेवल प्लेइंग फील्ड देने का कोई ख्याल, कोई मंसूबा या कोई मुफाहमत ज़ेरे गौर है? इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं असद उमर साहब, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब। असद उमर साहब, वाकई आपको बड़ा ब्रिलियंट आइडिया लगा था जब आपको ये ऑफर की गई कि 3 लोगों के नाम दे दें, हम एक नाम आपका भी शामिल कर देंगे, तो उस वक्त क्या आपके जहन में आया? पहली सोच क्या आई? पहले अल्फाज जुबान से क्या निकले आपके? आपने मेरा जवाब काट दिया। उसी इंटरव्यू के अंदर मेरा जवाब भी है। मेरा जवाब यह था कि आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया, इमरान खान के अलावा तहरीक इंसाफ में है क्या? बिल्कुल ये जो सोच है ना, अगर अभी भी आज भी मैंने ये ट्वीट किया था, अगर कोई सोचता है आप तहरीक इंसाफ तो छोड़ें, आपके ख्याल में अगर इमरान खान के बगैर पाकिस्तान में जमहूरियत चलाई जा सकती है ना मौजूदा सूरत हाल में, तो ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात और इस वक्त इमरान खान की जो मकबूलियत है वो शायद पाकिस्तान की तारीख में किसी लीडर की कायद-ए-आज़म के बाद से या लियाकत अली खान के बाद से नहीं गुजरी। और इस वक्त जिस तरीके से पाकिस्तान की इतनी बड़ी तादाद उनके पीछे खड़ी है,
तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स है ना, इसको एक्सपेरिमेंट्स करने छोड़ दें। इंशाल्लाह ताला कुछ भी नहीं होगा। कोई केस है कोई नहीं, मतलब होगा किस बुनियाद पे? कोई कानूनी बुनियाद ही नहीं है इमरान खान को हटाने की या -1 करने की। लेकिन ये जो टाइम जाया कर रहे हैं ना, ये सोच के और ये ख्याली पुलाव बनाकर ये सोचना भी छोड़ दें। जब आपने इतना ब्लंटली इनकार किया, जवाब दिया, तो आगे से रिएक्शन क्या था जो लोग ऑफर कर रहे थे? नहीं, अच्छा, एक चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं, मैंने उस इंटरव्यू के अंदर भी ये कहा था कि ये एक बिल्कुल वाजे होना चाहिए कि मेरे सामने कोई फौजी नहीं खड़े हुए मुझे ये ऑफर कर रहे थे। अच्छा। वो सिविलियन लोग थे, दो पार्टी के नहीं थे, हमारे तहरीक इंसाफ की, ये तो पॉलिटिशियन नहीं थे, सिविलियन लोग थे जिन्होंने ये की। किसी और सियासी जमात के लोग थे? जी, किसी और सियासी जमात के लोग? नहीं, कोई सियासतदान नहीं थे। तो मैं वही सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये क्लियर होना चाहिए। और मैंने उसी इंटरव्यू के अंदर ये भी कहा था कि मुझे नहीं पता कि पीछे से किसी का पैगाम आ रहा था, संजीदा ऑफर थी, बट ये हुआ जरूर था, ये बातचीत जरूर हुई थी। और अक्सर जो है इसका जिक्र भी आता रहता है। लेकिन जो जवाब मेरा उस वक्त था, मेरा आज भी वही जवाब है कि जो समझता है कि तहरीक इंसाफ इमरान खान के बगैर हो सकती है, उसकी दिमागी हालत जाहिर है उनकी हैसियत ऐसी होगी ना, जिन्हें बनी गाला के अंदर आने की इजाजत मिली, वो बनी गाला आ सके। कोई मजबूत किस्म का कोई शख्सियत थी वो दो शख्सियात, कोई आम बंदा तो नहीं होगा कि खड़े आ गया बनी गाला में, असद उमर को बुला लिया, असद उमर को रोक लिया। आम बंदा नहीं था, आम बंदा तो नहीं था, थे तो अहम लोग। अच्छा, उसके बाद आपने ये ऑफर इमरान खान को यकीनन बताई होगी, उनका क्या रिएक्शन था? इमरान खान को मैंने जाके बताया था कि ये ऑफर आई है और इसको हमने साफ अल्फाज में ये कह दिया कि हम किसी सूरत भी ये करने को तैयार नहीं, और ये मामला ही खत्म हो गया। ये इमरान खान अगर चाहें भी ना, मैं आपको ये बता दूं, अगर इमरान खान चाहें भी तो हम में से कोई मानने को तैयार नहीं है इसको। तो इमरान खान साहब को तो आपने जाहिर बताया ही होगा कि वो दो कौन लोग थे। अब मीडिया पे तो आप दो लोगों के नाम ला रहे हैं। जी, वो उसके फौरन बाद वहां से निकल, उधर से गार्डन से जाके हम इमरान खान के पास कमरे में वो बैठे हुए थे, प्राइम मिनिस्टर, उनके पास जाके मीटिंग हुई, उनको बताया कि क्या बात हुई। अच्छा, आपके अलावा भी दो लोग जिनके साथ -1 की जो है ना वो बात की गई, कह रहे हैं ना 3 शख्सियात थी, 3 शख्सियात के नाम दे देते। आपके अलावा भी किसी का जिक्र किया? नहीं, मैंने आपको ये बताया कि ये फॉर्मूला मुझे ये पेश किया गया कि ये एक फॉर्मूला बनाते हैं कि 3 नाम रखे जाएं जिसमें से एक नाम आपका हो। मुझे कोई 2 और नाम नहीं जिक्र किए गए, बट ये फॉर्मूला मेरे सामने पेश किया गया था, जिसको जैसे मैंने कहा कि जाहिर है उसमें कोई सोचने की या समझने की बात ही नहीं, इतनी अहमकाना बात जो है उसको क्या सीरियस को लेगा। लेकिन इमरान खान से प्रॉब्लम क्या है, ये आप लोगों ने डिग आउट करने की कोशिश की कि इमरान खान करप्ट है, इमरान खान पैसा बाहर ले गया है, इमरान खान ने बाहर जाके अपार्टमेंट खरीद लिए हैं अवाम के टैक्सेस के पैसे से, अवाम पार्टी को इमरान खान पार्टी को चला नहीं पा रहे हैं। मसला क्या है? माइनस इमरान खान करना क्यों चाह रहे थे वो लोग? मैं आपको बताता हूं कि क्यों ये बार बार बात आती है, क्यों -1 करना चाहते हैं इमरान खान को। पहले तो ये बात होती थी कि जो पाकिस्तान के सारे करप्ट सियासतदान हैं उनके खिलाफ इमरान खान जो है वो खड़े हो गए हैं, पूरी कौम को बेदार कर दिया है, तो इसलिए इमरान खान के खिलाफ है। लेकिन मैं बताऊं आपको, अब ये बात उससे ऊपर चली गई है। अब ये है कि एक पुराना निजाम है, वो निजाम बड़ी कामयाबी से चल रहा था, चेहरे उसके अंदर बदलते रहते थे, निजाम वही था। वो निजाम क्या था? चंद खानदान, चंद सियासी घराने और ताकतवर तबके आपस में बैठे बंद कमरों के अंदर फैसले हुए और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले हो गए, कौम के मुस्तकबिल के फैसले हो गए। और कोई पाकिस्तान के कौम के पास इख्तियार नहीं कि वो अपने फैसले अपनी ताकत की बुनियाद पे कर सके। इमरान खान ने इस कौम को अपने पैरों पे खड़ा करके उस ताकत का एहसास दिला दिया। और 17 जुलाई को जो हुआ है ना, सबसे ज्यादा खतरनाक बात ये हुई है इन लोगों के लिए, ये जो स्टेटस को की कुव्वतें हैं, क्योंकि जलसे भी बड़े हो रहे थे, वो सबसे परेशानी भी थी, सब कुछ था। लेकिन जिस वक्त ये डेमोन्स्ट्रेट किया गया, ये बताया गया कि इस अवामी ताकत को हमारे पास ये भी सलाहियत है कि एक मुंतज़म तरीके से हम जाकर वोट भी डलवा सकते हैं और पाकिस्तान के अवाम की ताकत के ऊपर पंजाब का इक़्तिदार छीना भी जा सकता है और पाकिस्तान के अवाम इक़्तिदार अपने हाथ में ले सकते हैं। ये तो बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया ना। ये खतरा है इमरान खान से इनको, और यही वो बैरूनी कुव्वतें जिनको आदत है पाकिस्तान को कंट्रोल करने की, ये उनके लिए भी खतरा है कि ये कैसा आदमी है। वो कहता है कि मैं आपका इंटरेस्ट नहीं देखूंगा, जो आपके लिए अच्छा वो नहीं देखूंगा, मैं वो देखूंगा जो मेरी कौम के लिए अच्छा है।
सही, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि उन दो शख्सियात ने असद उमर को ही बातचीत करने के लिए क्यों चुना, असद उमर को ही ऑफर क्यों की गई और कहा गया कि आपका नाम भी दे देंगे? क्या इसके पीछे ये वजह तो नहीं थी कि आपका जाहिर है जब आपको वजारत खजाना से हटाया गया उस वक्त भी बड़ी अफवाहें उड़ी कि शायद आप पार्टी छोड़ दें, शायद एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, शायद खुलकर सारे इख्तलाफात जो है वो पूरी अवाम के सामने आ जाएंगे, तो कहीं उनके जहनों में ये तो नहीं था कि बड़ा अच्छा मौका है, असद उमर को लॉलीपॉप दे देंगे हम वजीर आजम बनने का और असद उमर शायद मान भी जाएं और अपना माजी का जो ग्रज है इमरान खान के साथ वो भी निकाल लेंगे? अच्छा, ये जरा सा अब मुझे जरा 2 मिनट दें, जरा मैं वो दिन याद दिलाता हूं कि उस दिन हुआ क्या था। ये पूरे 3 साल 8 महीने का जो इक़्तिदार था उसका वाहिद केस है। मेरी काबीना से तब्दीली जो है वो मैंने अनाउंस की थी, वो मेरी ट्वीट थी जिससे कौम को पता चला कि असद उमर वजीर खजाना नहीं रहेंगे। उसके बाद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर उसी रात को मैंने काशिफ अब्बासी का प्रोग्राम किया। अच्छा, जो मैं और वजीर आजम इमरान खान जो उस वक्त साथ बैठे और हमारी जो बातचीत हुई वो तफसील मैं नहीं बताना चाहता, मैंने उनके बारे में क्या इज़हार ख्याल किया, और ये सिर्फ बता सकता हूं कि जो मैंने ट्वीट में कहा था उस दिन, आप पढ़े जाके मेरी ट्वीट क्या कहती है, कि मुझे उस दिन उतना ही यकीन था कि नया पाकिस्तान बनेगा और इमरान खान बनाएगा जितना उससे एक दिन पहले था या उसके बाद रहा है। इसी तरीके से खान साहब ने मुझे क्या क्या कहा, लेकिन मैं सिर्फ आखिरी बात बता देता हूं कि जब मैं दरवाजे से बाहर जा रहा था उन्होंने मुझे आवाज दी, उन्होंने कहा, बड़ी रिलक्टेंटली मान गए कि अच्छा ठीक है मैं काबीना में नहीं होऊंगा, तो फाइनली उन्होंने मुझे आवाज दी जब मैं जा रहा था ऐसा, उन्होंने कहा असद ये टेम्पररी है। अच्छा, मैंने कहा जी बिल्कुल टेम्पररी है। तो हमारे ताल्लुकात तो 1 घंटे के लिए 1 मिनट के लिए भी खराब नहीं हुए। तो लेकिन आप समझते हैं ना कि इस ऑफर के पीछे ये वजह भी हो सकती है? सवाल मेरा ये था। अल्लाह जानता है और किसको ऑफर की होगी, मुझे तो ये नहीं पता है कि किसी और को ऑफर की थी कि नहीं की थी। अच्छा, असद उमर साहब, लंदन में बड़ी बड़ी मुलाकातें हो रही हैं, 2 अहम शख्सियात यहाँ से लंदन गई हैं, तरीके ढूंढे जा रहे हैं कि किस तरह नवाज शरीफ की जो नाअहली है पार्लियामेंट में बिल लाया जाए, उसके ज़रिए ख़त्म करवाई जाए, और नवाज शरीफ चाह रहे हैं जी मेरी पहले सज़ा ख़त्म हो, मरियम की सज़ा ख़त्म हो, हमारे पहले पाकिस्तान जाने का रास्ता बनाया जाए, हम इंतख़ाबात में हिस्सा ले सकें। तो इन सब चीज़ों पर गौर हो रहा है। तो अगर ये सब कुछ होता है, इन अदर वर्ड्स डील होती है नवाज शरीफ के साथ, तो क्या पीटीआई इसको एक्सेप्ट करेगी? क्या उस सूरत में आप लोग इंतखाबात में हिस्सा लेंगे? कि आप लोगों का तो एक बयानिया है एहतसाब को लेकर, करप्शन को लेकर, फिर इन लोगों की एहतसाब करप्शन की एक कहानी जो आप पिछले अरसे से 10-12 सालों से सुनाते आ रहे हैं आवाम को, तो क्या इस सिस्टम में आप लोग रह के सियासत कर सकेंगे फिर? देखें, इसमें 2 चीजें, 2 मुख्तलिफ पहलू हैं, इसके मैं बता दूं। पहला तो यह है कि तहरीक इंसाफ जो है वो कानून की हुक्मरानी पे यकीन रखती है, और जो भी फैसले हुए हैं कोर्ट्स के जरिए, चाहे वो फैसला नवाज शरीफ के खिलाफ हुआ हो या वो फैसला इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुआ हो, हमने उस फैसले को कबूल किया है। हुकूमत इमरान खान की घर भेज दी गई, रात को 12 बजे अदालतें खुल रही थी, उसके बावजूद इमरान खान ने इस फैसले को माना और हुकूमत घर चले गई। तो जो भी अगर कानून के जरिए, एक आइन के जरिए फैसला होता है, उस फैसले के ऊपर हम तनकीद कर सकते हैं, ये हमारा आइनी हक है फैसले पे तनकीद करना, लेकिन हम मुस्लिम लीग नून नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करवा देंगे, लोग जत्थे वहां से पंजाब हाउस से बनाकर, या हम कोटा बेंच बना के सूटकेस ब्रीफकेस चला के जो है हम चीफ जस्टिस को ही बदलवा देंगे। सो पहली बात तो ये बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए, जो भी काम होना है वो कानून आइन के मुताबिक हो। हमें तो नहीं नजर आता कि किधर कानून के अंदर ये गुंजाइश मौजूद है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो हतमी फैसला करते हैं तहरीक इंसाफ उसको कबूल कर लेती है। दूसरा मैं आपको बताऊं, ये जो तमाशा चल रहा है ना, वो माँ ने अपने बच्चे को अगर सुलाना होता है तो माँ को डराने के लिए बोलती है कि जल्दी से सो जाओ वरना बहू आ जाएगा। तो ये जो बहू से हमें डराया जा रहा है कि नवाज आ जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मुझे कॉन्फिडेंस, आप कोई इक्वल मैदान, बराबरी का मैदान दें जिसमें पीछे से ना जा रही हूं, और बराबरी का मुकाबला दें, इमरान खान को मुकाबला नवाज शरीफ। इलेक्शन करने से तो उनको कोई नहीं रोकता ना, आए कैंपेन करें, चाहे वो वजीर आजम बन सकते हैं या नहीं बन सकते,
नवाज शरीफ बमुकाबला इमरान खान, अगर इमरान खान ने फिर भी 2/3 ना लिया तो मेरा तज्जिया मैं मान जाऊंगा कि मैं सियासत नहीं समझता हूं। तो ये कोई इतनी हमारे लिए कोई खौफ करने वाली बात नहीं है। आए नवाज शरीफ आगे करें। नवाज शरीफ को अगर बहू कह के कोई आप लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, आप डर नहीं रहे हैं, आप कहते हैं आप वेलकम करेंगे। हम डरने वाले नहीं है, हम डरने वाले नहीं है, बिल्कुल सही, बिल्कुल हम नहीं। लेकिन जो जोर शोर लगाया जा रहा है कि किसी तरह इमरान खान को नाअहल करवा दें, क्योंकि इमरान खान ने झूठ बोला है, झूठा जो है ना वो सर्टिफिकेट उस पर दस्तखत किए हैं, इस बारे में ही फिर क्या होगा, क्या आप लोगों की स्ट्रैटेजी होगी? डार साहब लंदन से बैठे इस कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि इमरान खान नाअहल होने जा रहा है, जैसे उनकी कोई डील होगी कि हाँ इमरान खान को कमजोर करने का ये तरीका है कि पहले इमरान खान को नाअहल किया जाए फिर वापस लाया जाए उसको सियासत में। अच्छा, ये बिल्कुल आप जो है ना दुरुस्त कह रही हैं कि कम से कम डील हुई है, ये नहीं हुई है। मुस्लिम लीग नून वाले तासुर यही देने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई डील हो गई है, कोई गारंटी मिली है। तो ये तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, कोशिश वो बिल्कुल जरूर कर रहे हैं, लेकिन कानून के अंदर इसकी गुंजाइश कोई नहीं है। वो जो उनकी ख्वाहिश है ना, वो कानून में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। आप मेरे जो तजिया है, जाहिर है मैं तो इमरान खान के साथ हूं, तो मेरे तो एक होगा एक झुकाव उस कानून को देखने के अंदर भी। आप एतजाज एहसन साहब पाकिस्तान के शायद सबसे लॉयर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा है, वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि ये जो जजमेंट आई है, ये जो जजमेंट तो नहीं है लेकिन ये जो रिपोर्ट आई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, अगर मैं क्रिकेट के उससे तशबीह दूं इसको, तो ये जो है ये ग्राउंड के अंदर भी नहीं है, ये तो बॉल ग्राउंड के बाहर है। मतलब इसका दूर दूर कानून से कोई ताल्लुक नहीं है। तो जैसे मैंने कहा, ख्वाहिश जरूर हो सकती है, हाँ तासुर ये जरूर देने की कोशिश की जा रही है कि कोई डील हो गई है, लेकिन कानून में इसकी कोई बुनियाद नहीं है। अच्छा, अब ये लेकिन इसी को लेकर आपको पता है FIA को बड़ा एक्टिव कर दिया गया है, कहा जा रहा है जी गिरफ्तारियां भी इसमें हो सकती हैं, तो ये भी तो प्रेशर टैक्टिक्स एक यूज़ कर रही है ना वफाकी हुकूमत आप लोगों को डराने के लिए कि एक दिन आप लोग इलेक्शन कमीशन में जो है वहाँ पेश हों, दूसरे दिन आप FIA में पेश हों। असद कैसर साहब हैं, अली जैदी साहब हैं और बहुत से जो है ना रहनुमाएँ जिनके नाम शामिल है FIA की इन्वेस्टिगेशन में। तो क्या पार्टी को इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? ये तो जी पहले से वो तो कोशिश कर रहे हैं डराने धमकाने की, तो बहुत अरसे से कोशिश की जा रही है और बहुत सारे हमारे हजारों वर्कर्स और चंद लीडर्स को पहले अरेस्ट भी किया गया है। ये पहली दफा नहीं हुआ। लेकिन ये याद रखे कि ये सब्र का पैमाना जो है ना वो लबरेज भी हो जाता है। और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर हमारी हुकूमतें भी हैं और वहां पर ये मुस्लिम लीग नून और PDM और इनके जो लीडर्स हैं और इनके जो वर्कर्स हैं वो भी घूमते फिरते हैं। तो अगर आपने को ज्यादा ही पुश करने की कोशिश की ना, तो अगर आप 10 इधर अरेस्ट कर सकते हैं तो 20 उधर भी अरेस्ट हो सकते हैं। उम्मीद है इस तक बात नहीं पहुंचेगी। उम्मीद है कि होश की बुनियाद के ऊपर फैसले। अच्छा, अर्ली इलेक्शंस का आप लोग मुतालबा तो कर रहे हैं, लेकिन एक चीज आप लोगों के हाथ में है, आप लोग कर भी सकते हैं। आप लोग KP असम्बली डिसॉल्व करके पंजाब असम्बली डिसॉल्व कर दें, ज़ाहिर है फिर वफाक के पास कोई जवाब नहीं रहेगा, अल्टीमेटली आपको इलेक्शंस की तरफ जाना ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता 2 सूबे बगैर हुकूमतों के चल रहे हैं और वफाक चल रहा है या उधर से सिंध चल रहा है, तो अल्टीमेटली आपको जाना तो पड़ेगा। तो ये इस ऑप्शन की तरफ आप लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? ये आपका जो सवाल है ना, सवाल तो एक अमूमी तौर पर अगर मैं देखूं तो सवाल के अंदर बड़ा वजन बनता है, लेकिन इस सवाल के अंदर आपने एक अजम्पशन की हुई है, एक मफरूजा है आपके सवाल के अंदर। वो ये है कि जो दूसरी साइड बैठी हुई है उसमें कोई शर्म हया भी है। तो आप ये कह रही हैं कि अखलाकी तौर पे वो मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि कानूनी तौर पे तो वो मजबूर नहीं होते। कोई पाकिस्तान के कानून में ये नहीं लिखा हुआ कि अगर सूबाई असेंबलियों का इलेक्शन करवाना है तो वफाक का इलेक्शन साथ करवाना जरूरी है। तो वो अखलाकी तौर पर जो है, आपको ये नजर आते हैं कि अखलाकी तौर पर मजबूर होकर ये कोई फैसला करेंगे, वो तो इस वक्त डीट हो चुके हैं ना। उनके साथ जितनी बुरी होनी थी, उनकी सियासत का जिस तरीके से मलबा गिरा है पिछले 4 महीने के अंदर, जो उनके साथ होनी थी वो हो चुकी है। तो इस वक्त वो इस ज़हनी कैफियत में इससे बुरा हमारे साथ क्या हो जाएगा। तो ये अखलाकी जवाज की बुनियाद पे घर जाने वाले नहीं है। तो बिल्कुल भी हमारा कोई इरादा नहीं है। अगर कोई ओवरऑल सूरत हाल ऐसी नजर आती है जहां पर वो हमें कार्ड इस्तेमाल करने की जरूरत महसूस हो और हमारे ख्याल में वो कारगर हो, तो हम कर भी सकते हैं। वो हमारे हाथ में क्या हो सकती है। वो लोग तो आईनी मुद्दत पूरी करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। वो तो कह रहे हैं भाई हमने तो 2023 से पहले इलेक्शंस नहीं करवाने, हमें आईन ने हक दिया हुआ है, हम अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। तो कार्ड खेलने का यही मौका है ना फिर। देखिए नहीं, वो सियासत में एक हफ्ता बहुत होता है। मैं आपको बताऊं कि जुलाई 17 से एक हफ्ता पहले और जुलाई 17 के एक दिन बाद जो है वो बिल्कुल यकसर सियासी सूरत हाल बदली हुई थी।
और उस वक्त जिस कॉन्फिडेंस से लोग हमें ये कहते थे, मुझे अभी तक याद है, मैं एक टीवी प्रोग्राम पर गया और उसमें एक से ज्यादा कई उसके अंदर सहाफी भी मौजूद थे, बाद में गपशप हो रही थी, तमाम का तजिया ये था कि भाई आपके पास वोट शोट होंगे लेकिन सीटें नहीं आपको मिलनी, ये फैसला हो चुका है कि आपको सीटें नहीं मिलनी। और अगले दिन आपने देखा वही, मैं हर टीवी प्रोग्राम पे 2 हफ्ते कहता रहा 13 से 16 13 से 16, और वही आपने 16 सीटें तरीके इंसाफ की देखी। तो ये तजिए जो है ना, ये तजिए पहले भी गलत साबित हुए हैं और अभी दोबारा गलत साबित होंगे। ये जो बोझ है इस वक्त सियासत का, वो तमाम का तमाम इस वक्त पीडीएम के ऊपर है, उन्हीं का नुकसान हो रहा है और ये उनके लिए मुश्किलात में इजाफा होना है, कमी नहीं होनी टाइम बढ़ते हुए। सही। अच्छा, बड़े बड़े जलसे तो आप लोगों ने पहले किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि बड़े जलसे करने में अभी तक कोई पार्टी आपका मुकाबला नहीं कर सकी है। भले ही वो मरियम नवाज अच्छी क्राउड पुलर है, लेकिन जो तहरीक इंसाफ के बड़े जलसे होते हैं वो कोई सियासी जमात नहीं कर सकती है बड़े जलसे। एक और बड़ा जलसा इस्लामाबाद में 13 अगस्त को क्यों करना चाह रहे हैं, क्या वजह है? कोई नई स्ट्रैटेजी का ऐलान करेंगे, अवाम को एतमाद में लेना है, कोई नई मुतालिबात सामने रखेंगे, क्या करेंगे आप लोग 13 अगस्त को अवाम को इकट्ठा करके एक बार फिर से? 13 को जी, ये जो आप मुझसे सवाल पूछ रही थी आगे क्या करेंगे, क्या लाए अमल होगा, वो उसका ऐलान करेंगे। इमरान खान साहब चेयरमैन जो है उसका ऐलान करेंगे, और वो बुनियादी चीज़ है, वो घर बैठ के भी वीडियो के जरिए भी कर सकते थे, लेकिन क्योंकि एक इंतहाई अहम लाए अमल है जिसका ऐलान करना है, तो इसलिए बेहतर यही समझा किया कि अवाम को इकट्ठा किया जाए और एक बड़े स्टेज के ऊपर वो इस बात का ऐलान करें। अगर फिर 25 मई की तरह लोगों को पहुंचने ही ना दिया, रोका गया रास्ते से, लोगों को काफिले रोके गए, क्या करेंगे आप लोग फिर? अब कहाँ पे रोकेंगे? अब ना अटक उनका, ना जेलम उनका, ना पिंडी उनका, अब रोकेगा कौन? इस्लामाबाद में एंट्री, इस्लामाबाद तो वो बैठे हुए हैं ना। अब तो सारे रास्ते तहरीके इंसाफ के कंट्रोल में हैं। इस वक्त ये तो नहीं हो सकता कि गैर कानूनी आपने पूरे पंजाब में छापे मारने शुरू कर दिए, बंदे अरेस्ट करने शुरू कर दिए। इस्लामाबाद के तो चंद ही लोग हैं ना, बाकी केपी और पंजाब से जो लोग आएंगे उनको कौन रोकेगा? तो इस्लामाबाद एंट्री आसानी हो जाएगी, वहां तो बैठे हुए ना राना सनाउल्लाह साहब। नहीं, ये तो देखते ना 13 तारीख को क्या करते हैं। 13 तारीख तो एक नॉर्मल जलसा है ना, वो जलसा तो जाहिर है होगा। उस 13 तारीख के जलसे में जो लाए अमल का ऐलान करते हैं उसके पर फिर देखते हैं फिर क्या सवाल उस पर बनेंगे और क्या सवाल नहीं बनेंगे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। लंदन में अहम मुलाकातें हो रही हैं जहां बहुत सी ऑप्शंस पर गौर हो रहा है कि कब वापस आ सकते हैं नवाज़ शरीफ, कैसे वापस आ सकते हैं, उनकी नाअहली की कैसे ख़त्म करवानी है, उनकी सज़ा कैसे ख़त्म हो सकती है, मरीम नवाज़ की सज़ा जो है वो भी ख़त्म होगी, क्या आम इंतखाबात से पहले कैंपेन चलाने के लिए नवाज़ शरीफ वापस आएंगे, सज़ाएँ ख़त्म होंगी। इस सारी सूरत हाल पर गौर करने के लिए लंदन में कुछ रोज़ से कुछ अहम शख्सियात की मुलाकातें हो रही हैं। मैं बात करूँगी, मुझे राना तनवीर साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, एक बार फिर से नवाज शरीफ की वतन वापसी की जो खबरें हैं, दावे हैं, बड़े ज़ोर शोर से किए जा रहे हैं। फिर हमारे सोर्सेज ये कहते हैं कि बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं लंदन में जिन पे ये फैसले किए जा रहे हैं कि तमाम खिलाड़ियों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड देना है, तमाम खिलाड़ियों को बराबर का मौका देना है, जिसमें यह भी गौर हो रहा है कि नवाज शरीफ की सज़ा कैसे ख़त्म होगी, नाअहली कैसे ख़त्म हो सकती है। क्या वाकई इन तमाम ऑप्शंस पर गौर हो रहे हैं? मियां साहब, हमारे जो पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी लीडर हैं, उनके जितने भी केसेस बने हैं वो एक आपको पता है कि बेसलेस थे, उनकी कोई बेस नहीं था। और जिस तरह सज़ाएँ दी गई, जिस तरह उनका ये लंबी हिस्ट्री है, जिस तरह 2017 में इन्होंने काम शुरू किया पनामा में, लेके आगे JIT बना दी और फाइनली अकामा पे जो वीज़े पे सारा कुछ हुआ और वो भी लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन होगी।
मुझे ये बताएं कि वहाँ पे ये कहा गया, क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं है कि कितनी होनी चाहिए डिस्क्वालिफिकेशन, मैं यहाँ बात करना ज़रूरी समझता हूँ। जहाँ पे अगर कोई मेंशन ना हो तो कोर्ट्स हमेशा लोअर साइड पे कंसिडर करती हैं, कभी एक्सट्रीम पे नहीं जाती। ये मैं एक प्रिंसिपल आपको जो जिस तरह आप जूरिस्प्रूडेंस का एक प्रिंसिपल है, उसमें मैं ये बात करना चाहता हूँ कि हमेशा लीनियर व्यू लिया जाता है। ये नहीं लिया जाता क्योंकि मेंशन नहीं है, टाइम मेंशन नहीं है डिस्क्वालिफिकेशन का, लिहाजा इसको आप लाइफ पे ले जाएं। तो वो तो क्लियर का ट्रायंगल था, क्लियर का बायस्ड एक जजमेंट थी, और साकिब निसार ने जिस तरह ये काम किए वो आपके सामने है, तारीख का हिस्सा है और रहेंगे। तो मैं समझता हूँ मियाँ साहब वापस आएंगे इंशाल्लाह। नहीं तो क्या ये पार्लियामेंट के जरिए होगा? सुप्रीम कोर्ट, ज़ाहिर है सजाएं तो अदालतों ने दी है ना, अदालतों में भी जाना पड़ेगा। पार्लियामेंट में आप लोग कोई नया बिल लेकर आएंगे, आयन में तरमीम कर, आप लोग करेंगे क्या? कैसे आप लोग ये ग्राउंड बनाएंगे, रास्ता बनाएंगे, या अदालतों के जरिए आप रिलीफ लेना चाह रहे हैं? देखिए, हमें तो उस पर कोई इशू नहीं है, पहले भी अदालतों को फेस किया है, और GIT में सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे और ग्रेड 90-20 के अफसर थे, उनको पेश होते रहे, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर फैमिली के साथ होते रहे। ये मेरा वाद एक प्रेसिडेंट है जिसमें ये सारा कुछ आपने देखा इस तारीख का, वो भी एक मंजर था। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जब मियाँ साहब फैसला करेंगे आने का, तो आएंगे, उनको मेरा हाल कोर्ट्स में जरूर फैसला तो हालात में करना है ना राना साहब। जब हालात बन जाएंगे, उन्हें ये पता चल जाएगा, उनको गारंटियां मिल जाएंगी कि सज़ा भी ख़त्म हो गई, नाअहली भी ख़त्म होगी, वो तो तब आएंगे। फैसला तो वो तब करेंगे जब हालात बनेंगे। सर, हालात में मुनसिर है ना, हालात की बात नहीं है। इंशाल्लाह आएंगे और कोर्ट्स में एक जिस तरह होता है वो अपनी बेल लेंगे, और उसके बाद जो उनके केसेस हैं, केसेस तो नहीं, एक ही केस है जिसमें हुआ है सारा कुछ, तो उसमें वो अपील में है। वो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जो इस वक्त मामलात हैं जुडिशरी के, या ज़रूर वो इस पर इन्हीं चीज़ों को लेकर अहम बैठकें हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं लंदन में। शायद खाकान अब्बासी भी वहाँ हैं, लतीफ़ साहब भी वहाँ हैं, जावेद लतीफ़ साहब, फिर सबकी मुलाकातें हो रही हैं। इन्हीं इश्यूज़ को लेकर बातचीत चल रही है, कोई पसे पर्दा कोई डील हो रही है। कहा जा रहा है कि 2 अहम शख्सियात पाकिस्तान से गई हैं वहाँ पर इन मामलात को तय करने के लिए। मुझे इस तफसील का तो नहीं पता कौन उधर कौन गया हुआ है और क्या उधर मीटिंग हो रही है और कितनी अहम मीटिंग्स हो रही हैं। मैं क्योंकि उससे बेखबर हूँ, और वो तो वही बता सकते हैं जो गए हुए हैं कि क्या वहाँ पे वो कौन सा पैगाम लेके गए हैं या नहीं लेके गए। लेकिन मेरा ख्याल नहीं है कि ऐसी कोई बात है। जाते रहते हैं लोग वहाँ पे, पार्टी के सीनियर रहनुमा भी जाते हैं, बाकी भी। अच्छा, जावेद लतीफ़ साहब हर 2 महीने बाद ये खबर देते हैं, कल आए आ जाए, नवाज शरीफ साहब कल आए आ जाए। एक बार फिर से वो उन्होंने ये जो है ना, वो कहते हैं ना, शोशा छोड़ता रहता है कोई ना कोई, तो एक खबर फिर दे दिया उन्होंने कि आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब, सितंबर में आ जाएंगे। कोई ना कोई तो शोशा नहीं छोड़ता। अगर कोई ये शख्स बात करता है तो उससे आप पूछ लें कि भाई उसका क्या बेसिस है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी सीनियर रहनुमा ने कभी भी ये बात की है, बल्कि शायद खाकान अब्बासी या दूसरे जितने भी हमारे सीनियर रहनुमा हैं वो रिकॉर्ड पे हैं कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ। वो नवाज शरीफ साहब फैसला करने हैं, डॉक्टरों ने भी जावेद लतीफ़ साहब एवी बात कर देते हैं। मैं तो नहीं कह सकता एवी है या सही है, लेकिन आप खुद ही बात कर ले, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता। अच्छा, कि वो उसके पीछे मुलाकात है। नवाज शरीफ की नाअहली आप लोग ख़त्म करवाना चाहते हैं, इमरान खान को आप जो है वो नाअहल करवाना चाहते हैं, क्या फिर इमरान खान का हक नहीं है कि वो भी जो है ना वो इंतखाबात में हिस्सा लें? नवाज शरीफ को ख़त्म करवा के उनकी नाअहली सज़ाएँ आप वापस सियासत में उनकी एंट्री इंतखाबात में करवा देंगे, तो ये तो बड़ी ज़्यादती नहीं हो जाएगी कि उनके पीछे पड़े हुए आपके इमरान खान को नाअहल कर दें? नहीं शादिया, ये बड़े कुछ मियाँ साहब के जो केसेस हैं वो सारे के सारे एक, आपको पता है, इसमें आपको भी कोई शक नहीं, दुनिया के किसी शख्स को कोई शक नहीं कि वो बेसलेस थे, एक झूठ की बुनियाद पे बनाए गए, उसकी कोई बेसिस नहीं थी। जिस तरह मरियम बीबी को इन्वॉल्व किया गया, तो वो एक अलहदा इशू है। अब जो इमरान खान के जो केसेस हैं,
अब आज ही मैंने पढ़ा है कि लंदन में भी एक इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है कि जो चैरिटी जो देते हैं अदारे, उन्होंने जो चैरिटी दी हॉस्पिटल के लिए और यूनिवर्सिटीज़ के लिए, वो यहाँ पे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हो गई। और वहाँ पे वो फाइनेंशियल टाइम्स की खबर पे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन उनके अदारों ने शुरू कर दी है और वहाँ भी ये पकड़ होगी। अब जो फॉरेन फंडिंग वाला या प्रोहिबिटेड फंडिंग वाला मसला है, उसमें मुझे आप बताएं कि कोई ओपन एंड शट केस नहीं है कि वहाँ पे रिकॉर्ड है कि कहाँ से आए, क्या हुआ। और प्रोहिबिटेड जो बैन है या ममनुआ फंडिंग है, उसमें मैं एक बात आपको बताऊं, उसमें फॉरेन भी हो सकते हैं, लोकल भी हो सकते हैं। लोकल इस तरह अगर मल्टीनेशनल यहाँ से मल्टीनेशनल कोई फंड किसी पार्टी को फंड देती है तो मैं समझता हूँ वो भी उस ज़मरे में आता है। कोई अगर फॉरेन जो सिटीज़न है वो देता है तो वो भी उसमें आता है। उसमें तो इजराइल के लोगों ने दी है, इंडिया के लोगों ने दी है। वहाँ पे सारा इनके दौर में स्टेट बैंक ने वो अकाउंट्स दिए हैं। अब ये 8 साल से लंबा करते रहे, स्टे देते रहे, वकील बदलते रहे, कभी उधर से स्टे ले लिया, कभी हाई कोर्ट में स्टे ले लिया। अब 8.5 साल बाद अगर फैसला हुआ है तो अभी वो कहते हैं कि जी देखें ये जल्दी में फैसला सुनाया गया है। खुदा के लिए पाकिस्तान को किसी डगर पे चलने दें। राणा साहब 5 सालों से तो आप लोगों का भी चल रहा है, पीपल्स पार्टी का भी चल रहा है, ये तो फिर उनकी शिकायत, तहफ़्फ़ुज़, एतराज़ जायज़ है ना कि उन लोगों का आप सुनते नहीं हैं। उन लोगों को फैसला तो फिर एक साथ आना चाहिए था ना। नहीं, मुझे ये बताएं कि जिस तरह उन्होंने स्क्रूटनी कमेटी बनाई, जिस तरह उन्होंने काम किया है इलेक्शन कमीशन ने, आपको 8.5 साल और 5 साल में या 4 साल में फ़र्क नज़र नहीं आता? मैं हैरान हूँ, पहले तो 5 साल हुए नहीं हैं। 5 साल तो अभी ये इनकी गवर्नमेंट 2017 में कराया हुआ था ना आप लोगों के खिलाफ। नहीं, लेकिन अगर ये हुए थे आपको 3.5 साल का फ़र्क ही नहीं लगता। एक आप कोर्ट में जाएं और एक कोई और बंदा जाए तो उसका अगर 3 साल पहले आप केस लेके जाते हैं और दूसरा आप कहेंगे जी उसका भी साथ करें, वो करे ना। इलेक्शन कमीशन को किसने रोका हुआ है? हमने तो नहीं रोका हुआ। आपका क्या ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन के ने जो इलेक्शन कराए हैं 20 सीटों पे, उस पर तो इसने उंगली नहीं उठाई। अब ये कहता जी ये बायस्ड है। सिर्फ ये एक ही डर था कि ये जो इलेक्शन कमीशन का ममनुआ फंडिंग का या ये जो भी केस था, और किसने किया है वो बाबर एस अकबर साहब ने बाबर एस अकबर साहब ने किया है, जो इनके फाउंडर मेंबर हैं। उनकी पुरानी बातें सुने, उनकी इस वक्त इंटरव्यू सुने, अकेले उसको किसी ने सपोर्ट दी है? उनका तो हमारे साथ बहुत गिला है कि मैंने इंटीरियर मिनिस्टर को इतने लेटर लिखे, मैंने फिलहाल को इतने लेटर लिखे, मुझे रिस्पॉन्ड तक नहीं किया गया। अच्छा राणा साहब, आप अर्ली इलेक्शंस को लेकर आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी है? क्या इसीलिए आप लोग जो है ना वो कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि जब तक नवाज शरीफ की वतन वापसी का फैसला नहीं हो जाता, उनके केसेस का फैसला नहीं हो जाता, आप लोग अर्ली इलेक्शंस में नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा सकते? क्या इसकी वजह ये है कि नवाज शरीफ जो है ना उनके बगैर कैंपेन चल नहीं सकती? ज़ाहिर है एक आपका वोटर होता है, सपोर्टर होता है, कारकुन होता है, उसको आप चार्ज नहीं कर सकेंगे। तो क्या ये वजह है नहीं जा सकते, या जो ज़िमनी इंतखाबात में जो शिकस्त हुई है नून लीग को बड़े बुरे तरीके से, वो वजह है कि अगर इसी हाल में इन्हीं हालात में जाएंगे तो फिर वैसा नुकसान उठाना पड़ेगा आप लोगों को? नहीं, ये तो बात दुरुस्त है कि मियां साहब के आने से यकीनी तौर पे फ़र्क पड़ेगा इलेक्शन कैंपेन में भी, और हमारा वर्कर भी चार्ज होगा। मियां साहब भी सारे फॉलोवर हैं, सारे हम उनके वर्कर हैं, चाहे कोई भी पार्टी में हो, कितना सीनियर भी हो, वो सब उनके वर्कर हैं। लेकिन उन्हीं के सारी वो जो सोच है या उनका प्रोग्राम है उसके मुताबिक चलते हैं। लेकिन आपने ये कहना कि वो 20 जो हल्के हैं वो उस पर बुरी तरह शिकस्त हुई है, वो जो भी फैक्टर्स थे उनको छोड़ें, एनालाइज कर लें किस तरह बैठ के, अगर टाइम हो आपके पास, कि कितने 4-5 फैक्टर क्या थे। अभी जो 9 सीटों का इलेक्शन हो रहा है उससे क्यों ये भाग रहे हैं? ये बुखलाए हुए बेवकूफ़ कहता है जी 9 सीटों में मैं इलेक्शन लड़ूंगा। दूसरी तरफ ये हाई कोर्ट में चले गए हैं कि जी हमें ये जो शेड्यूल आया इसको रोका जाए। क्यों रोका जाए? अगर आपको इतना मानतरान है तो जाएं उस इलेक्शन में, आपकी बड़ी पॉपुलैरिटी है। अगर वो 9 सीटों पर खड़े हो रहे हैं, कोई आइन और कानून की कोई पाबंदी तो नहीं है, वो खड़े हो सकते हैं एक सीट जी, अगर सारी उन्हें कॉन्फिडेंस है। 2018 में भी 5 हल्कों से खड़े हुए थे, 5 जीते थे इमरान खान ने। नहीं, मैं उस पर नहीं, मैं कहता हूँ 9 हल्कों में इसलिए खड़े हो रहे हैं कि उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे, उनके कैंडिडेट शाये हैं।
दूसरा चले वो भी बात छोड़े, हाईकोर्ट में क्यों शेड्यूल का स्टे लेने गए कि जो शेड्यूल अनाउंस हुआ है, उनकी अपनी जीती हुई सीटें हैं, वो तो जीत भी सकते हैं दोबारा। नहीं जीत जाए, लेकिन क्यों रोक रहे हैं इलेक्शन? अगर मैं पॉपुलैरिटी की, शायद मेरा पॉइंट आप रजिस्टर नहीं मैं कर पा रहा कि 20 इलेक्शन उन्होंने जीते हैं, 18 जीते हैं, जो भी जीता है उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन, इतनी पॉपुलैरिटी है तो 9 इलेक्शन में 9 हल्कों तो में यही तो वो आपको बताना चाहते हैं कि 9 हल्कों में मैं अकेला जीत के बताऊंगा कि इमरान खान अवाम में कितना मकबूल है। फिर आप आ गई हैं, ये हाई कोर्ट इस्लामाबाद में गए कि ये जो 9 सीटों का शेड्यूल आया है इनको स्टे कर दें, इलेक्शन वहां पे ना। जी हाँ, वो उन्होंने कहा स्टे कर दें क्योंकि वो 11 नशिस्तों पर जो इस्तीफे कबूल करने का मामला है अभी वो ज़ेर गौर है। वो कह रहे हैं इसका फैसला हो जाए तो आप शेड्यूल दे दें, उसका भी जवाब ले लें। हाँ। मैं कहता हूं कि इनको किसने रोका है कि वहां पे एक प्रोसीजर है, कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट है, रूल्स रेगुलेशन की है, लॉ की एक रिक्वायरमेंट है, उसमें ये सारे सुबह चले जाएं। मैं आपके सामने ये गारंटी कर रहा हूँ, सुबह स्पीकर के सामने चले जाएं जी ये डिज़ाइन हमने किए हैं, तो उसी वक्त एक्सेप्ट ना हुए तो मैं आपका जिम्मेदार हूँ। ये तो खुद बच रहे हैं, इनके तो बहुत सारे लोग छुट्टियों की दरखास्तें दे रहे हैं कि हमने डिज़ाइन नहीं दिए, हमें छुट्टी, इसको छुट्टी में कन्वर्ट किया जाए। उसकी बैकग्राउंड पता क्या है जी? कि उन्होंने कहा जो 40 दिन से ज्यादा गैर हाजिर रहा है ना मेंबर, कंसेक्टिव होता है, तो उनको वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। अच्छा। तो वहां पे ये सोचा कि जो ये है इनको नोटिस वो दे दिए जाए। इन्होंने फौरन छुट्टियां उनको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि छुट्टी में कन्वर्ट कर दिया जाए हमारी गैर हाजिरी को। अच्छा। खुदा के लिए इनका डबल फेस तो है। आप ये कह रहे हैं कि जिन्होंने इस्तीफे दिए हैं बहुत से लोग ऐसे हैं जो रिजाइन नहीं करना चाहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमारा जो रिजाइन है इसको हमारी छुट्टी समझे, छुट्टी में कन्वर्ट करें। अगर करना चाहते हैं तो इनको कहें खुदा के लिए वहां ले जाएं। मैं इनकी मिन्नत करता हूं वहां स्पीकर साहब के पास ले जाएं कि जनाब हम आए हैं। पहले भी आपको पता 2014 में इन्होंने क्या किया था, रिजाइन किए थे। उस वक्त तो 36 हल्के थे, वहां पे हम इलेक्शन करा सकते थे, हम नहीं कराए। ये तनख्वाहें भी इन्होंने ली और इमरान खान ने खुद तनख्वाहें ली। जितना ये सादक अमीन है, भाई आपने तनख्वाह उस काम की लिया जो काम आपने किया ही नहीं है। आप तो इतना छोटा ज़हन है, आपने तो तोशा खान में वाज भी ले गए, वाज जो ये गुलदान क्या होता है वाज भी ले गए। अच्छा यार ये क्या शख्स आपको मिला हुआ है? इसने तो पाकिस्तान में फितना शारंगेजी फैलाई हुई है और अदारों को इन्होंने हिट कर रहा है। मैं नहीं समझता कि ये इनको पाकिस्तानी भी कहना, मैं समझता पाकिस्तानियत की तौहीन है। नहीं, किसी की हुब्बुल वतनी पे शक नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है राणा साहब। ये नहीं, किसी को आपकी हुब्बुल वतनी पे शक नहीं होना चाहिए, आपको किसी की हुब्बुल वतनी पे, किसी के पाकिस्तानी होने पे शक नहीं होना चाहिए। क्या इसराइल के साथ होकर राब्ते नहीं है? क्या अमेरिका का ये लाडला नहीं था? क्या बात आप कर रहे हैं? आप तो जिस बिलावल के साथ आज आप लोग बैठे हुए हैं वो भी तो यही कहते थे कि नवाज शरीफ भी मोदी का यार है, और फिर कहते थे नारा मार के जो मोदी का यार है वो गद्दार है। उन्हीं के साथ आप भी तो आज बैठे हुए हैं राणा साहब। पॉलिटिक्स को छोड़े, लेकिन इसका तो एक प्रूफ है जो ब्लैक एंड व्हाइट में है। ये लोगों को ये कहता है कि इनके बच्चे बाहर हैं। भाई बच्चे बाहर हैं तो आपके बच्चे किधर हैं? हमारे बच्चे तो चलो एक मुसलमान है, अपना काम कर रहे हैं। ये बहस अब किसी और तरफ चली जाएगी, ये बहस मैं करना नहीं चाह रही, ये किसी और तरफ चली जाएगी राणा साहब। बहुत शुक्रिया। आप जब तक नहीं कहेंगे सफेद को सफेद, काले को काला, नहीं राणा साहब ये बहस किसी और तरफ चली जाएगी। किसी के मजहब पे बात करना, कौन क्या है, ये हमारा वो नहीं है काम। मैं तो करूंगा क्योंकि वो तो ऐसी तकरीर करता है कि मुझे तो बहुत शुक्रिया राणा तनवीर साहब मेरे साथ थे, मुस्लिम के सीनियर रहनुमा। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मुल्क में जारी महंगाई का तूफ़ान थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुत्तहिदा हुकूमत ने सारी कोशिशें करके देख ली, मगर IMF ने इमदाद देने की हामी तो भरी, लेकिन अमली तौर पर प्रैक्टिकली अभी कुछ हाथ में नहीं आया है।
इस सारी सूरत हाल को देखते हुए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा वेंडी शर्मन से ताउन की दरख्वास्त करते हुए कहा है कि अमेरिका IMF में हमारी सिफारिश करे ताकि पाकिस्तान का जो कर्ज प्रोग्राम है ये जारी किया जाए, मगर महसूस ये होता है कि अमेरिका को फ़ोन करना ही काफ़ी नहीं था। लिहाजा आर्मी चीफ ने सऊदी अरब और UAE के ममालिक को भी फ़ोन करके IMF के प्रोग्राम का जिक्र किया और अब जाकर कहीं ये उम्मीद रोशन हुई है, उम्मीद पैदा हुई है कि 24 अगस्त का जो इजलास होना है IMF का, इसमें पाकिस्तान को कर्जे की किस्त जारी करने का ऐलान हो सकेगा। अब आर्मी चीफ की IMF कर्ज की बहाली की कोशिशों के बाद वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दुनिया से कर्ज मांगते हुए शर्म आती है, इसलिए आर्मी चीफ से फ़ोन करवाना पड़ता है। अब क्या कहा उन्होंने, पहले ही देखिए। दुनिया से कर्ज लेने में मुश्किल भी हो गई और अब शर्म भी आती है, क्योंकि अब जब हमारे हुकूमत में आने से पहले पाकिस्तान का बॉन्ड 30% डिस्काउंट पे बिक रहा था। ऑयल हमको डिफर्ड पेमेंट पे दे दो, फलां हमको डिफर्ड पेमेंट पे दे दो, फलां से फ़ोन करवा दो, शहबाज शरीफ से फ़ोन करवा दो, आर्मी चीफ से फ़ोन करवा दो। ये किस तरह का मुल्क चला रहे हैं? मुल्क में जारी नाजरीन करप्शन को रोकने और एहतसाब के अमल को चलाने में जब ये लोग कामयाब नहीं हो पाते, क्या तब शर्म नहीं आती? टैक्स के पैसों से वजीरों मुशीरों को मराद दी जाती हैं और आवाम को बुनियादी सहूलतों से महरूम रखा जाता है। हमारा सवाल ये है कि क्या तब शर्म नहीं आती? एक गरीब मुल्क का वज़ीर आज़म या कोई सीनियर वज़ीर बड़े बड़े जहाज़ों पर वज़रा और मुशीरों की फ़ौज ज़फ़र मौज लेकर आलमी दौरों पर निकलता है, आवाम के टैक्सेस का पैसा खर्च करता है, तब भी शर्म नहीं आती? पार्लियामेंट के सेशन और मीटिंग में तरह तरह के खाने चलते हैं, जबकि आवाम को 2 की बजाय 1 रोटी खाने और चाय की प्याली कम करने के मशवरे दिए जाते हैं, तब शर्म नहीं आती? इक़्तिदार हासिल करने के लिए आइन की धज्जियां उड़ाते हुए सियासी महाज पर इदारों पर जब हमला करते हैं, क्या तब शर्म नहीं आती? कानून का सामना करने और अपने असासों का जवाब देने की बजाय मुल्क से भागने और बहाने तराशने पर क्या तब इन्हें शर्म नहीं आती? महंगाई के सताए अवाम पर मुश्किल फैसलों के नाम से पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतों में भारी टैक्सेस जब शामिल करते हैं, क्या तब शर्म नहीं आती? अपनी कारकर्दगी सिफर होने के बावजूद अवाम में जाकर वोट मांगते भी क्या इनको शर्म नहीं आती? तो फिर सियासतदानों को शर्म कब आती है? जब इक़्तिदार के लिए एस्टेब्लिशमेंट के दरवाजे पर पहुंचते हैं, इलेक्शन हारने का खतरा हो तो आर्मी चीफ को फोन करते हैं, बैकडोर राब्तों में डील या NRO करते हैं, खुद साख्ता जिलावतनी का ढोंग रचाते हैं या फिर अपने केसेस में रिलीफ हासिल करते हैं, अपनी सहूलत चोरी या करप्शन छुपाने के लिए कानून साजी करते हैं, सेनेटर्स खरीदने हो या फिर पार्लियामेंटेरियंस का जोड़ तोड़ करना हो, ईवान में कोरम पूरा करना हो, सभी अरकान की असम्बली में हाजिरी को यकीनी बनाना हो, हर मौके पर इस्टेब्लिशमेंट का सहारा लिया जाता है, क्या तब शर्म नहीं आती? इसी पर मुझे बात करनी है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मौशियात डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, क्या वजह है कि स्टाफ लेवल मीटिंग्स भी हुई, मुज़ाकरात भी हुए, IMF राज़ी भी हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली हमारे हाथ में पैसा नहीं आता है, फिर आर्मी चीफ को इंटरवीन करना पड़ता है, अमेरिका में फ़ोन करते हैं, सऊदी अरब फ़ोन करते हैं, UAE फ़ोन करते हैं। क्या सियासतदानों के बस की बात नहीं रही किसी से पैसे लेना, मईशत को चलाना? ये पाकिस्तान में जो माशी पॉलिसियाँ हैं वो मुल्की अशराफिया, जिसको माफिया भी कह सकते हैं, और बैरूनी अशराफिया, उनकी खुशनुदी के लिए बनाई जाती हैं और दानिशमंदाना पॉलिसियों से इज्तनाब किया जाता है। वो तमाम पॉलिसियाँ जिससे मईशत बेहतर हो मगर अशराफिया के नाजायज़ मुफादात पर ज़रब पड़े, ये है पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला। लेकिन मैं आपसे यह अर्ज़ कर दूँ कि असल बात जो है वो ये है कि 11 अप्रैल यानी इमरान साहब की बरतरफी के बाद से 11 अप्रैल 22 से 28 जुलाई 2022 4 महीने से कम का अरसा है। इसमें डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर को 58 रुपये तक गिराया गया। ये गिरा नहीं है, ये गिराया गया, दानिस्ता गिराया गया है और इसके दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। ये है असल तबाही और असल बर्बादी। चूँकि 80 अरब डॉलर की जिस मुल्क की इम्पोर्ट्स हों वो आप उसको जो है ना वो 182 से लेके 240 तक पहुंचा दें इसी मुद्दत में, तो फिर देखिए कि महंगाई का क्या हाल होगा। लेकिन किया क्यों था इन्होंने? अपोजिशन तो इसलिए कर रही थी कि वो कह रही थी हुकूमत को गिराना है, और मौजूदा हुकूमत ने इसलिए किया
कि वो बार बार हुक्मरान कभी नहीं कहते, मगर इन्होंने कहा पाकिस्तान दिवालिया होने वाला है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने वाला है। हालांकि इसका इम्कान डिफ़ॉल्ट का 0% था, और दिवालिया हो तो मुल्क हुआ ही नहीं करते, इनको इतना नहीं पता है। मुल्क दिवालिया नहीं हुआ करते, मुल्क सिर्फ डिफ़ॉल्ट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का कोई चांस नहीं था। इन्होंने फिर इसकी आड़ में 1000 अरब रुपए के टैक्सेस आवाम के ऊपर लगाए कि जी हमने दिवालिया होने से बचाना है, हमने डिफ़ॉल्ट से बचाना है। ये झूठ था। रुपए की कदर गिराई, पेट्रोल के नर्ख बढ़ाए, बिजली के नर्ख बढ़ाए, तरक्याती अखराजात में कटौती की, और सूबों से ये मामला तय कर लिए कि जो NFC अवार्ड के तहत जो पैसा मिलता है उसको पूरा खर्च ना किया जाए, वो भी कम खर्च करें। तो इस तरीके से एक ग्राउंड बनाया गया कि मईशत की शरह नमू इस साल 3% तक रह सकती है, और महंगाई जो है वो इतनी होगी कम से कम भारत से 2.5 गुना ज़्यादा, बांग्लादेश से भी तकरीबन 2-2.5 गुना ज़्यादा। ये वो बर्बादी की दास्तान है। तो पहला तो सवाल ये कि जो 58 रुपये गिरे थे या गिराया गया था, तो मैं आपसे अर्ज़ करूंगा कि ये गिराया गया था, गिरी नहीं थी। स्टेट बैंक खामोश तमाशाई बना बैठ रहा, सट्टेबाजी हो रही। क्या इसकी वजह ये नहीं थी कि इसलिए गिरा, डॉलर हमारे पास था नहीं? पिछले साल अगस्त में जो हमारे पास $20 बिलियन के रिजर्व थे, अब वो कम होकर तकरीबन 8-8.5 बिलियन डॉलर्स रह गए हैं। तो क्या ये वजह नहीं है कि इंपोर्ट भी आपने इसीलिए बंद की कि भाई डॉलर तो आपके पास है नहीं? ऐसा तो नहीं है कि आप इंपोर्ट करते नहीं, एक्सपोर्ट करके आपके पास ज़र मुबादला जो है वो आए ना, पैसा आपके पास आए ना, रिजर्व है नहीं, डॉलर है नहीं, अब मार्केट से डॉलर गायब होना शुरू हो गया था। तो क्या ये वजह नहीं थी कि कह रहे थे कि डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा है या हम जो रुपया गिर रहा है? नहीं, मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि बड़ी पुरस्कार है, मिस्टीरियस एक्शंस है स्टेट बैंक के। मैं आपसे बता दूं, यानी सट्टेबाजी हो रही थी, बाद में स्टेट बैंक ने एडमिट किया है आके 31 जुलाई को। स्मगलिंग हो रही थी, सट्टेबाजी हो रही थी, मुनाफाखोरी हो रही थी। यहाँ से अफ़गानिस्तान जा रहा था पैसा, वहाँ से भारत ख़रीद रहा था डॉलर, ताकि पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाए, और उसकी डिमांड क्रिएट की जा रही थी। 15 रुपये का था। तो जब हमने इस पर शोर किया था तो स्टेट बैंक ने 31 जुलाई को एक बयान इशू किया वजारत ख़जाना से मिलके, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अब हम सट्टेबाजी पर क्रैक डाउन करेंगे, मुनाफाखोरी को रोकेंगे, ऑडिट करेंगे, सजाएं देंगे। अच्छा, यहाँ से डॉलर अफगानिस्तान भेजा जा रहा था, अफगानिस्तान से भारत मुंतकिल हो रहा था डॉलर? नहीं, देखिए ये साजिश ये हुई थी, भारत हमारा दुश्मन है और रहेगा। हो ये रहा था कि यहाँ से 240 रुपये का जब रेट था, तो यहाँ से स्मगल होता था डॉलर, भारत अफगानिस्तान में रेट था 255। वो इसलिए था कि भारत उस डॉलर को ख़रीद रहा था, भारत को डॉलर की ज़रूरत नहीं थी। वो ये कहता है इस तरह वहाँ डिमांड क्रिएट करके पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया जाए, जो उसका बुनियादी मकसद है। तो सवाल ये स्टेट बैंक क्यों खामोश रहा? अभी 31 जुलाई को उन्होंने कहा हम क्रैक डाउन करेंगे, ज़रूर किया उन्होंने, लेकिन ये तो अप्रैल से जो तमाशा बन रहा था, तो स्टेट बैंक ने रिजर्व बढ़ाने की कोशिश नहीं की। इससे पहले माजी में जब रुपये गिरता था तो मीटिंग किया करते थे एक्सचेंज कंपनीज के साथ, बैंकर्स के साथ। ये पहली दफ़ा हुआ कि स्टेट बैंक ने कोई मीटिंग नहीं की, खामोश तमाशाई बना रहा, वजारत ख़जाना खामोश तमाशाई बना रहा। मगर आपने जो नुकात उठाए इसमें मैं बता दूं कि जनाब जिस वक्त बजट पेश किया गया 10 जून को, उससे पहले मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो मामला तय किए थे IMF के साथ, और IMF एक एक नुक्ते को गौर कर रहा था, तो वो बजट जो बनाया गया वो IMF के साथ जो मामला तय किए थे उसके खिलाफ। ये है मिस्टीरियस एक्शन। फिर आपने उसको डिले कर दिया। लेकिन अब मैं आपसे अर्ज कर दूं कि 2 अगस्त को एक लेटर स्टेटमेंट इशू किया IMF ने। उसमें उन्होंने ये कहा है कि पहली मरतबा कहा है कि पाकिस्तान ने तमाम शराइत पूरी कर दी हैं। 24 अगस्त को बोर्ड की मीटिंग होगी, क्योंकि अभी तो बोर्ड की छुट्टियां चल रही हैं वहाँ पर, वो मीटिंग होगी, और उसमें 100% में गारंटी उन्होंने की है कि पाकिस्तान को इसी महीने $1.2 अरब की किस्त मिल जाएगी। और इस किस्त मिलने के फ़ौरन बाद IMF के मिलने के बाद हमारा कमिटमेंट है हमारे साथ सऊदी अरब का, UAE का और चीन का। उन्होंने ये कहा कि जैसे ये मामला तय हो जाएंगे तो हम आपको कुछ $4 अरब या उससे ज़्यादा मिल सकता है, यानी $5 अरब हमें। इन अदर वर्ड्स, अगर हम ये कहें कि आर्मी चीफ की फ़ोन कॉल्स का, उनकी कोशिशों की वजह से सब कुछ हुआ है, तो ये तो गलत नहीं होगा। वो भी तो कोशिश कर रहे हैं आर्मी चीफ, उन्होंने ही तो इंटरवीन किया है। नहीं, मैंने अर्ज़ किया कि जब ख़त आया था उसके बाद किया है, उन्होंने मिसगाइड किया। मैं आपको बता रहा हूँ, 2 अगस्त का ख़त आप पढ़ लीजिए, IMF का बयान बिल्कुल क्लियर कट वो कह रहे हैं कि सब पहली दफ़ा उन्होंने कहा है कि जी हम पैसा दे देंगे। लेकिन उन्होंने ज़रूर फ़ोन कराया, लेकिन एक तो ये कि फ्री लंच कोई नहीं होता, लेकिन उस वक्त तक तो उनको वो कमिट कर चुके थे।
और सऊदी अरब भी कमिट कर चुका था, लेकिन अच्छा किया, कर लिया। लेकिन फ्री लंच कोई नहीं होता, उसकी एक जिम्मा जो है वो कुछ ना कुछ उनकी वो होंगी। लेकिन मेरा जो आपसे कहना है वो ये है कि इतना आज क्या हमने सबक हासिल कर लिया है, इसलिए कि मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि सितंबर 2022 तक हमारा रुपया बेहतर होता रहेगा, क्योंकि हमने ज़बरदस्ती गिराया था। और अब ये पैसे भी आ जाएंगे तो रिजर्व भी बढ़ जाएंगे, ये बेहतर होगा। लेकिन मसला सिर्फ ये है, जो मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, कि 1993 से अब तक 6 हुकूमतों ने यही किया था। मईशत बुहरान का शिकार है, रुपया गिर रहा है, IMF के पास गए, वहाँ से कर्जा मिला, रुपया की कदर बेहतर हुई, तो हुकूमतों ने कहा कि हमारी ये पॉलिसियों की वजह से है। अब ये भी वही बात कर रहे हैं कि जनाब अब जो बेहतरी आएगी वो हमारी पॉलिसियों से है। उसका कतई कोई ताल्लुक इनकी पॉलिसियों से नहीं है। ये पैसे आपको $5 अरब मिल जाएंगे। इन्होंने एक और हरकत किया, मैं आपको बता दूं कि सितंबर 2022 में IMF का प्रोग्राम ख़त्म हो रहा था, इन्होंने उसको 30 जून 2023 तक, जहाँ इनका टेन्योर है, वो एक्सटेंड करा लिया है और $1 अरब का इजाफा करा लिया है। इसका मतलब ये है कि अब 1 साल तक माशी बुहरान नहीं आएगा। लेकिन इस प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद चूँकि इस्लाहात नहीं कर रहे, तो फिर वही पुराना खेल जो 1993 से आ रहा है कि रिजर्व गिरेंगे, आहिस्ता आहिस्ता रुपए की कदर गिरेगी। तो इस्लाहात अगर नहीं करते, जो मैं नुक्ता बता रहा हूँ कि अगर हम टैक्सेस की, तवानाई के शोबे में इस्लाहात नहीं करते, इन्होंने जो इम्पोर्ट्स कम किए हैं उससे 3 महीने के लिए किए हैं, उसके बाद वही ड्रामा शुरू हो जाएगा, लग्जरी इम्पोर्ट। ये मसला है हमारा। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसन सिद्दीकी साहब, माहिर मौशियात मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।